दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 14 पेशकश मेरे कारवां। ओह, मैं गहरी सांस खारिज करके रह गया। डॉक्टर मोंग ने कहा, मैं जानता हूँ कुछ अरसे पहले जब तुम खटमंडू नेपाल के मुज़ाफ़ात में बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह में पनाह गुज़रे थे तो दलाई लामा ने तुम पर अपने एतमाद का इजहार किया था। ये कोई मामूली बात नहीं और अब सोंगफू भी तुम्हें एक खास अहमियत दे रहे हैं। मैं तुम्हारे मर्तबे और अहलियत से वाकिफ हूँ। वजदान इसलिए हमारे दरमियान वो गुफ्तगू सरगोशियाना अंदाज में हो रही थी। इसने जुमला अधूरा छोड़कर खामोशी इख्तियार की तो मैं पूछे बिना न रह सका, इसलिए क्या? इसलिए अगर तुम्हें कभी ये महसूस हो कि तुम हमसे कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूँ या तुम अपनी सोच और विचार में मंसूबे से आगाह नहीं कर रहा तो मेरे दिल में मेरे लिए कोई ऐसा वैसा ख्याल ना लाना। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता बल्कि इसमें सांगफू की रजा शामिल होती है। मैं तुम्हारी मजबूरी को अच्छी तरह समझता हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। वो गमगीर आवाज में बोला, थैंक यू। मैंने अचानक मौजू बदल दिया और हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया, डॉक्टर मोंग, तुम अपनी नींद कैसे पूरी करते हो? मैंने कभी तुम्हें टिक कर सोते हुए नहीं देखा। मैं गुज़िश्ता 10 साल से झपकी नींद पर गुजार रहा हूँ। झपकी नींद के बारे में अच्छी तरह जानता था। बाज़ हंगामी हालात में मैं खुद भी इस तकनीक से इस्तेफादा कर चुका था, लेकिन 10 साल ऐसे तवील अरसे का सुनकर मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई। ये नामुमकिन हद तक हैरानकुन था। 10 साल? मैंने मुतअज्जिब लहजे में दोहराया। हाँ, 10 साल। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, जब भी मुझे नींद बेबस करने लगती है मैं आंखें बंद करके एक झपकी लगा लेता हूँ जो 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकती है। इस मुख्तसर मखसूस दिमागी हदायत के ज़ीरे असर गहरी और पुरसुकून नींद के बाद मैं आइंदा 8 घंटे के लिए हशाश बशार चाको चौबंद हो जाता हूँ। मैंने इसे तौसीफी नज़र से देखा और कहा, मैं भी इस आदत को अपनाने की कोशिश करूंगा। फिर अपनी मालूमात के लिए पूछा लिया, क्या मुसलसल एक तवील अरसे तक ऐसा करने से इंसान की मजमूई सेहत पर किसी किस्म के बुरे असरात मुरतब नहीं होते? हरगिज नहीं, वो कतियत से बोला। तुम मुझे देख लो, गुजरे हुए 10 साल ने मेरी ज़हनी और जिस्मानी और रूहानी सेहत का क्या बिगाड़ लिया है। अलबत्ता वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, इब्तदा में इस नींद की प्रैक्टिस से इंसान उलझता जरूर है लेकिन रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाता है। नहायत ही संजीदगी से अगर कोई भी काम किया जाए तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है। बस इसके लिए साबित कदम और लगन की जरूरत होती है जो तुम में बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है। बस जरा फुर्सत मिल जाए फिर मैं झपकी नींद प्रैक्टिस में लग जाता हूँ। मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, मैं जिस नौयत की जिंदगी गुजार रहा हूँ इसमें की एक हथियार से कम नहीं। वो बोला, फुर्सत मिलती नहीं, हासिल करना पड़ती है। मौका हर बार हाथ नहीं आता, निकालना पड़ता है, जैसे मैं निकाल लेता हूँ। बात खत्म करते ही वो अपनी नशिस्त पर थोड़ा ऐसी हुआ, फिर इसने आंखें बंद कर ली। मैं समझ गया वो जबकि नींद में चला गया था। मैं राकेल की तरफ मुतवज्जो हो गया। जहाज ने मुकर्ररा वक्त पर सेटल एयरपोर्ट के रनवे को छू लिया। इस वक्त मेरी रिस्ट वॉच 12:30 बजे बता रही थी। जुनारा आइलैंड और सेटल के मुकामी वक्त में लगभग 2.5 घंटे का तफादत है। गोए इस वक्त सेटल की घड़ियां दोपहर 3 बजे का बता रही थीं। मुझे मुल्कों के माबैन वक्त का भी फर्ज औकात हैरान कुन नताज सामने लाता है। मैंने ठीक 4.5 घंटे एयरबस में गुजारे थे, मगर इंटरनेशनल टाइम जोन पर ये 4.5 घंटे हमारे लिए 7 घंटों में बदल गए थे। शामो शहर की गर्दिश के मुताबिक हम 8 बजे सुबह तैयारे में जुनारा आइलैंड से उड़े और 3 बजे दोपहर सेटल की फिजा में सांस ले रहे थे। जो लोग मुल्कों मुल्क सफर करते रहते हैं वो बारहा इस हैरत आफरी तजुर्बे से गुजरे होंगे। एयरपोर्ट से हमने एक शानदार टैक्सी ली और लगभग 4 बजे हम अपने मंजिल पर पहुंच गए। इसमें वो वक्त भी शामिल है जो लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट से निकलने में सर्फ हुआ। अमेरिका की गुंजान आबाद स्टेटस बेनस्बत वाशिंगटन खासा खुला खुला और कुशादा महसूस होता है। ये तज्जिया मुख्तलिफ स्टेटस में घूमने के बाद का है। सेटल में हमारी मंजिल पाइन्स स्क्वायर थी। पाइन्स स्क्वायर बड़ी खूबसूरत जगह है जो 2 एवेन्यूज और स्ट्रेंट्स के बाहमी मिलाप के नतीजे में वजूद पाता है। फर्स्ट एवेन्यू और सेकंड एवेन्यू चेरी स्ट्रीट और जेम्स स्ट्रीट को क्रॉस करते हुए मुतवाज़ी सफर करती है। इन चारों सड़कों के एक दूसरे के ऊपर से गुजरने से मुरब्बा सुर्ख पाइन्स स्क्वायर बन जाता है। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में स्ट्रीट का मतलब अच्छी खासी सड़क है, ना कि हमारी तरह कोई छोटी सी गली। डॉक्टर मोंग रिफोशी की हिदायत पर ड्राइवर ने टैक्सी एक बड़ी सी फ्लॉप शॉप के सामने रोक दी। मुख्तलिफ इकसाम के रंग बिरंगे फूलों से सजी इस बड़ी सी दुकान के पहलू में वाक़ जीने के जरिए हम इमारत के अंदर दाखिल हो गए। इस इमारत का ज़ीरी हिस्सा सांगफू और इसके आदमियों के इस्तेमाल में था। डॉक्टर मोंगफू ने मुझे बताया कि सोंगफू के अलावा वहाँ 7 और अफराद भी मौजूद हैं
4 مرد اور 3 عورتیں۔ چیری اسٹریٹ پر واقع فلورل شاپ اور اس کے برابر میں موجود ریسٹورینٹ سانگفو کی ملکیت تھی۔ ایک بھی حصہ رہائش کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کسی زمانے میں یہاں ایک بڑی سی وائن شاپ ہوا کرتی تھی۔ سانگفو نے کئی سال پہلے عمارت کا زیریں حصہ خرید لیا اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ یہاں کاروبار شروع کر دیا۔ یہی 7 افراد مذکورہ ریسٹورینٹ اور فلورل شاپ پھولوں کی دکان کا نظام سنبھالتے تھے۔ سانگفو بظاہر چیری اسٹریٹ کا ایک سیدھا سادہ کاروباری آدمی تھا، لیکن دنیا داری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عزم کے لیے بھرپور کام کر رہا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں میں جب ڈاکٹر مونگ ریفوشے جیسے اکبکری موجود تھے تو پھر اس کی ایک منفی ظاہری صلاحیتوں کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا تھا۔ رات 8 بجے مجھے سانگفو سے ملنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر مونگ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ایسے نشست گاہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر مونگ مجھے وہاں جا کر واپس چلا گیا تو میں بغور اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے اندر داخلے کے 2 دروازے تھے جو مقابل دیواروں میں نظر آ رہے تھے۔ فرش نشست کے علاوہ اس کمرے میں کوئی قابل ذکر شے مجھے دکھائی نہ دی۔ کمرے کے فرش پر پیلے رنگ کا سنتھیٹک کارپیٹ بچھا تھا۔ ایک کونے میں 3 سے 3 فٹ کا ایک چھوٹا سا سرخ کارپیٹ بھی موجود تھا۔ قالین کا یہ سرخ ٹکڑا پیلے کارپیٹ کے اوپر بچھا گیا تھا۔ میں اس کمرے کی سادگی اور سونے پن پر غور ہی کر رہا تھا کہ یہ دروازہ آہستگی سے کھل گیا۔ یہ دروازہ نہیں تھا جو ڈاکٹر مونگ نے آمد و رفت کے لیے استعمال کیا تھا، بلکہ یہ اس کے مقابل والا دروازہ تھا، اور اس دروازے سے جو شخصیت اندر داخل ہوئی اس پر نگاہ پڑتے ہی میں احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سانگفو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ سانگفو نے خالص آسمانی رنگ کا ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنا رکھا تھا۔ میں نے اپنے استاد محترم ماسٹر ہینگ پائی کو کئی بار اس قسم کے لباس میں دیکھا تھا۔ سانگفو نے بڑی مہربان مسکراہٹ کے ساتھ مجھے ایک مخصوص انداز میں سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں بھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ سانگفو قالین کے سرخ ٹکڑے پر جا بیٹھا۔ میں بھی چند فٹ کے فاصلے پر اس کے قریب پیلے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ سانگفو کی عمر 70 کے نزدیک نظر آتی تھی۔ اس کے سر پر آدھی انچ کے برابر بال تھے جو پوری طرح چاندی میں بدل چکے تھے۔ ہلکی مونچھیں بھی سفیدی دکھلاتی تھیں۔ آنکھوں پر بڑا سوبر چشمہ تھا۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا کہ وہ چشمہ نظر کا تھا یا پھر محض حفاظتِ چشم کی کوئی کوشش۔ سانگفو کی شخصیت انتہائی متاثر کن تھی اور صورت میں کسی حد تک مارکس کی جھلکائی دیتا تھا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد ہمارے درمیان بڑی اہم گفتگو ہوئی۔ سانگفو کو میڈرن، تبتی اور انگلش زبانوں پر یکساں عبور حاصل تھا، تاہم ہمارے درمیان اس وقت اول آخر انگلش میں بات ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہمارے بیچ بدھ نیل کنڈ کی عبادت گاہ ربی موشے ہامن سے بونی سازش اور پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کی یہودی کوشش جیسے موضوعات زہر بحث رہے۔ پھر زاویہ گفتگو ساحل کی جانب مڑ گیا۔ میں نے احتراماً بھرے لہجے میں کہا، محترم سانگفو، ڈاکٹر مونگ کی زبانی مجھے پتا چلا تھا آپ نے ساحل کا سراغ لگا لیا ہے اور نیو یارک کے سب سے پوش علاقے مینہٹن میں ہے، لیکن میں مینہٹن میں کہاں یہ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ خفیف سے مسکرایا اور استفساریہ نظر سے مجھے دیکھنے ہوئے بولا، میں تو اس سے آگے بھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ سانگفو کا اندازہ بتاتا تھا وہ میری کوشش اور جزوی کامیابی سے آگاہ ہے۔ میں نے اسے کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اتنا معلوم کر چکا ہوں کہ ساحل کو ڈاؤن ٹاؤن مینہٹن کے فائنینشل ڈسٹرکٹ میں واقع وال اسٹریٹ کی کسی عمارت میں رکھا گیا ہے، مگر یہ پتہ نہیں چل سکا کون سی عمارت میں، کس جگہ۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے وال اسٹریٹ کی فٹ پاتھ پر نصب برونزل اور ساحل کی نگران عورت کے بارے میں بتایا۔ وہ اس دوران میں بڑے معنی خیز انداز میں مجھے یکٹک دیکھتا رہا۔ آخر میں قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ربی موشے ہامن میری گرفت میں آ جاتا تو میں بآسانی ساحل تک پہنچ سکتا تھا۔ لگتا ہے اس نے کسی مخصوص عمل کے ذریعے خود پر کوئی ایسا خول چڑھا رکھا ہے کہ میرے تصور کی پرواز اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتی۔ وہ براہ راست میری رینج میں نہیں آتا۔ ربی موشے ہامن پر اسرار علوم کا ماہر ایک کائن شخص ہے، سانگفو نے گمگیر آواز میں کہا۔ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی شخص بنا ہوا ہے۔ بہرحال ربی سب سے تو بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے ضرور ساحل تک پہنچنا ہے، نہ صرف اس تک رسائی حاصل کرنا ہے بلکہ اسے ربی کے چنگل سے صحیح سلامت باہر بھی لانا ہے۔ وہ اگرچہ اپنے مقصد میں جزوی طور پر کامیاب ہو چکا ہے، لیکن ہم اس لڑکی کے بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے چونک کر سانگفو کو دیکھا۔ لڑکی سے اس کی مراد ساحل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ربی کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا ایک ہی مطلب تھا، وہ بودھ نیل کنڈ کی عبادت گاہ کے تہہ خانے تک پہنچنے کا راز جان چکا تھا، اور یہ راز یقیناً اس نے ساحل کے خواب بیدہ ہیپنوٹائز ذہن سے نکالا ہوگا۔ میں نے اپنی بے چینی سانگفو پر ظاہر کی، وہ تو اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی؟ کیا آپ نے ربی تک رسائی حاصل کر لی ہے یا؟ میں نے جملہ دھرا چھوڑ کر بے تابی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے بتایا،
तुम्हारी तरह मैं भी अभी तक रब्बी को अपने दायरे में नहीं ला सका। वो एक तलस्सुम कदे में खुद को दायरे में बंद कर रखा है। दूसरी तरफ साहिल ज्यादातर नींद में रहती है। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को जारी रखते हुए बोला, मैंने थोड़ी देर पहले जो कुछ कहा है इसका एक सबब ये है कि इधर काठमांडू के पहाड़ी मुज़ाफ़ात में वाक़या बुद्ध इबादतगाह के आसपास बड़ी पुरअसरार सरगर्मियां देखने में आ रही हैं। चंद अमरीकों का तवज्जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरफ से मुझे जिस किस्म की इतलात मसलूल हो रही हैं, इसमें से यही नतीजा अखज़ है। रब्बी ने तनवीमी अमल के जरिए साहिल के ज़हन में पोशीदा राज को अपने लिए राज नहीं रहने दिया। वो जान चुका है इबादतगाह के खुफिया तहखाने में पहुंचने का तरीकाकार क्या है और इस तहखाने के अंदर कितना बड़ा खजाना मौजूद है। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और अभी मोशे हैमंड भी। मेरा ख्याल है आने वाले 1-2 रोज में वो लोग इधर कोई कार्रवाई करेंगे। ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, मैंने कहा। वो चंद लम्हात तक बड़ी गहरी नजर से मुझे देखता रहा, फिर गहरे हुए लहजे में बोला, हाँ, सूरत हाल तो वाकई तशवीशनाक है, लेकिन मैंने डॉक्टर मोंग को मामला संभालने के लिए इधर रवाना कर दिया है। लॉर्ड बुद्धा सब ठीक कर देंगे। डॉक्टर मोंग की रवानगी पर मैं एक मरतबा फिर चौंका और पूछे बिना नहीं रह सका, डॉक्टर मोंग तो थोड़ी देर पर तो यहाँ पर थे, अब वो कब यहाँ से गया? तुम्हें इस कमरे में पहुंचाने के बाद वो सीधा सेटल एयरपोर्ट की तरफ चला गया है, सोंगफू ने बड़ी रसान से बताया। तुम लोगों के यहाँ पहुंचते ही मैंने डॉक्टर से मीटिंग करके प्रोग्राम तय कर लिया था। ठीक 9 बजे इसकी फ्लाइट है। वो मलेशिया एयरलाइंस के तैयारे बोइंग 747 से सीधा कोलंबोर पहुंचेगा, फिर वहां से कोई और फ्लाइट पकड़कर नेपाल की तरफ चला जाएगा। बोइंग 777 बड़ा रिकॉर्ड मैकेनिक तैयारा है। पिछले साल 2 अप्रैल को इस जहाज के सिर्फ 45 घंटे में पूरी दुनिया के ऊपर प्रवास करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसने अपने सफर का आगाज सेटल से किया और अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजारकर कोलंबोर पहुंच गया, फिर कोलंबोर से उड़ा और पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ते हुए वापस सेटल पहुंच गया। बहरहाल वो जुमला अधूरा छोड़कर थोड़ा मुतवक्किफ हुआ, फिर मौजू की तरफ आते हुए बोला, डॉक्टर मोंग से आज सुबह बल्कि रात के आखिरी पहर मेरी तफसीली बात हुई थी। इसके बाद ही मैंने मलेशिया एयरलाइंस में इसके लिए एक सीट बुक करवा दी। मुझे उम्मीद है वो वहाँ के हालात को कंट्रोल कर लेगा। बात खत्म करते ही इसने शाह की नजर से मुझे देखा, जैसे बेजुबानी खामोशी कह रहा हो, अगर मैं इस मुहाज की कमान संभालता तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने इसके एहसास के पेश नजर कदर नदामत भरे लहजे में कहा, मेरे मोहतरम, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी तवक्को पर पूरा नहीं उतर सका। कोई बात नहीं, वो पुरमानी अंदाज में खफीफ से मुस्कुराया। हर काम का एक मुकर्रर वक्त होता है। फिर गोया मेरे आर पार देखते हुए बोला, मैं तुम्हें बुद्ध नीलकंठ वाले मिशन से हरगिज अलग नहीं देख रहा हूँ। सांगफू के आखिरी जुमले में कई इसरार पोशीदा थे। मैं इसके सामने खामोश बैठा रहा। वो थोड़े तवक्कुफ के बाद दोबारा मुझसे मुखातिब हुआ, वजदान, तुम्हारा आइंदा का क्या प्रोग्राम है? मेरा ख्याल था सांगफू डॉक्टर मोंग का बड़ा मेरे काठमांडू जाने पर जोर देगा, क्योंकि अब तक के डॉक्टर मोंग के रवैये से मैंने यही अखज़ किया था। वो मुझे हर सूरत में सेटल लाने के लिए इस तौर पर सर था कि मैं कोई और अंदाजा लगा ही नहीं सकता था। इस हवाले से इसने दलाई लामा और लॉर्ड बुद्धा का जिक्र भी किया था, लेकिन सांगफू का सवाल सूरत हाल में तब्दीली का मुज़हर था। मैंने बड़े मजबूत लहजे में कहा, मैं साहिल की तरफ जाने का इरादा रखता हूँ। ठीक है, किसी बिखरे हुए समंदर को साहिल की तलाश होती है। वो गमगीन लहजे में इतना बोलकर खामोश हो गया। मैंने कहा, डॉक्टर मोंग ने मुझे 1 रोज पहले बड़े वसूख से बताया था, काठमांडू वाले मिशन के लिए मेरा इंतखाब किया जा चुका है। मैं ये उम्मीद भी कर रहा था कि सेटल पहुंचने के बाद इस हवाले से मुझ पर जोर दिया जाएगा, लेकिन मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर थोड़ा मुतवक्किफ होकर बोला, लेकिन आपका रवैया मेरे लिए खिलाफ तवक्को है। मैं अपने ज़हन की उलझन को बयान करने से बाज नहीं आया था। सांगफू ने मदबराना अंदाज में कहा, अगर इंसान के हर तवक्को पूरी होने लगे तो वो इंसान नहीं रहता। इंसान एक एतदाल, एक तवाजुन का नाम है। इसकी एक मखसूस रेंज है, इसे रेंज में रहना ही पड़ता है, ना 1 डिग्री नीचे और ना ही 1 डिग्री ऊपर। नॉर्मल तो नॉर्मल है, बेलवी नॉर्मल और अब्दवी नॉर्मल, हर शे एबनॉर्मल कहलाती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वो मायने खेज अंदाज में मुतवक्किफ हुआ, फिर सरसरी लहजे में बोला, जहाँ तक बुद्ध नीलकंठ वाले मिशन में तुम्हारी शमूलियत का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ डॉक्टर मोंग ने तुमसे गलत नहीं कहा था। हकीकत यही है कि तुम पूरी तरह इस मिशन में हमारे साथ हो। सांगफू की मुहब्बम बयानी ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया। मैं पूछे बिना ना रह सका, मोहतरम, आपकी बात मेरी समझ में नहीं बैठ सकी। बैठ जाएगी, वो पुरसोच अंदाज में बोला, मैंने कहा है ना, हर काम का एक मुकर्रर वक्त है, ना एक पल इधर ना एक पल उधर। तुम भी इंतजार करो।
जब मुझे महसूस हो गया कि वो मेरे सवाल का कोई वाज़ेह जवाब नहीं देगा तो मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। चंद लम्हात तक हमारे दरमियान सकूत की चादरनी रही। फिर इस चादरों को सांगफू ने ही चाक किया। इसने गहरी संजीदगी से मुझे मुखातिब किया और कहा, वजदान, सेटल से न्यूयॉर्क के लिए 2 ओपन टिकट खरीद लिए गए हैं। आज रात 12:30 बजे यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट सेटल से न्यूयॉर्क जा रही है। अगर तुम कहो तो टिकट कंफर्म करवा दूं। 2 टिकट? मैंने मुतज़ब्बिब अंदाज में कहा। डॉक्टर मोंग तो कोलंबो रवाना हो गया। मेरे साथ दूसरा कौन न्यूयॉर्क जाएगा? राकेल, सांगफू ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। मैंने सवाली नजर से इसे देखा लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोला। वो वजाहत करते हुए बताने लगा, राकेल को मैंने एक खास वजह से तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। एक तो वो न्यूयॉर्क के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, दूसरे साहिल तुम्हारी हमारी मुश्तरका जरूरत है, इसलिए भी इसके हसूल के लिए कोई एक फर्द तो हमारी तरफ से भी होना चाहिए। वो थोड़ी देर को रुका, फिर मुझसे मुतसफर हुआ। अगर तुम्हें राकेल को साथ ले जाने पर कोई एतराज है तो फिर दूसरी बात है। मैं महसूस कर रहा हूँ तुम दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो चुकी है। मैंने एक तवील सांस खारिज की और जवाब दिया, ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। सांगफू ने मुझे इस कमरे में बैठे रहने की ताकीद की और खुद उठकर बाहर चला गया। मैं समझ गया वो टिकट कंफर्म कराने के सिलसिले में किसी को हिदायत देने गया है। 5 मिनट बाद वो वापस आया और बताया, अगर लॉर्ड बुड्ढा की मर्जी हुई तो तुम दोनों आज ही सेटल की फिजा से निकल जाओगे। मैंने इस सिलसिले में घोड़ा दुरा दिया है। मैंने पूछा, डॉक्टर मोंग खटमंडो की तरफ क्या है? पता नहीं इसे वहाँ कितने दिन लग जाएं। इस दौरान मैं एनकरेज वाले मार्शल आर्ट्स सेंटर का क्या होगा? हम किस तरह ब्रोसनोल्स की नजर बचाकर जुनारा आइलैंड से सेटल तो आ गए हैं, लेकिन ब्रोसनोल्स और इलास्का का दीगर हाई अथॉरिटीज वहाँ एनकरेज में डॉक्टर मोंग से जरूर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस तरह मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा? तुम्हारे जहन में एक अच्छा सवाल आया है, सांगफू ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं इस पहलू को भूला नहीं हूँ। एनकरेज वाले सेंटर और डॉक्टर मोंग की वहाँ हाजिरी का मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया गया है। मैंने सवाले नजर से इसे देखा, लेकिन ये नहीं पूछा कि इसने किस किस्म का बंदोबस्त किया था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसने खुद ही बता दिया। डॉक्टर मोंग ने अपने हुलिये में जो थोड़ी बहुत तब्दीली की थी, इस शक्ल सूरत का एक शख्स मेरे स्टाफ में शामिल है। इसको मद्देनजर रखते ही वो अपने प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। मैं तुम्हें मज़कूर शख्स से मिलवाऊंगा। तुम इसे देखकर हैरान रह जाओगे। एक आध दिन में वो सेटल से एनकरेज रवाना हो जाएगा, फिर इलास्का की हाई अथॉरिटीज को संभाल लेगा। तमाम हालात इसके इल्म में हैं। सांगफू की वजाहत पूरी तरह मुझे हजम नहीं हुई। मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, और डॉक्टर मोंग के स्टूडेंट्स का क्या होगा? वो तो इसे किसी और ही सूरत से पहचानते हैं। तुम एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हो, लिहाजा इन छोटी छोटी बातों से अपने जहन को मत उलझाओ। सांगफू ने बड़ी नरमी से मुझे समझाने की कोशिश की। जो शख्स डॉक्टर मोंग बनकर एनकरेज जाएगा वो मुख्तलिफ किस्म के मेकअप का माहिर है। थोड़ी देर बाद वो तुम्हारे और राकेल के चेहरे पर भी काम करेगा तो तुम्हें इसकी महारत का अंदाजा हो जाएगा। वो तुम्हें आसान और फौरी मास्क मेकअप में के सिलसिले में जरूरी टिप्स देगा जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी। वैसे राकेल भी इस फन में किसी से कम नहीं। वो चंद लम्हात के लिए ठहरा, फिर अपनी बात को पूरा करते हुए बोला, यू आमाओ भी तुम्हारे जहन में उलझन पैदा कर रहा होगा। इससे पहले कि तुम इस सिलसिले में कोई सवाल करो, मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ। मोंग के स्टूडेंट्स इस सिर्फ डॉक्टर कहकर पुकारते हैं या फिर मास्टर कहते हैं, और इन स्टूडेंट्स में भी अक्सरियत हमारे अपने बंदों की है। गैरों में से कोई भी नहीं जानता वो मोंग फोशर या आनमाओ, इसलिए तमाम मामला को सेट कर लिया जाएगा। तुम्हें इस सिलसिले में जहन को थकाने की जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर मोंग इसके मार्शल आर्ट सेंटर और इलास्का की हाई अथॉरिटीज के ख्यालात से यकसर बाज आ गया और सारी तवज्जो खुद पर मरकूज करते हुए सांगफू से इस्तफसार किया, क्या मैं डिसल्वा की हैसियत से ही न्यूयॉर्क जा रहा हूँ? इसने इस बात में सर हिलाया और कहा, तुम्हें डिसल्वा और राकेल को गार्शिया बनाते वक्त इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा गया है कि तुम मेकअप वगैरह के सिलसिले में ज्यादा मेहनत न करना पड़े। तुम दोनों असली डिसल्वा और गार्शिया से बहुत हद तक मुशाबत रखते हो, खुसूसन चेहरों के साख्त के हवाले से। ओह, मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई। तो इसका मतलब है असली डिसल्वा और गार्शिया भी वजूद रखते हैं। ये दोनों हमारे ही आदमी हैं। सांगफू ने बताया, तुम दोनों को जो कागजात वगैरह फराहम किए गए हैं वो बिल्कुल असली हैं। तुम्हारे पास इन दोनों की जेन्युइन आईडी है, लिहाजा किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं। जब तक तुम मुतहरिक रहोगे, असली डिसल्वा और गार्शिया मेरी हिदायत के मुताबिक मंजर आम पर नहीं आएंगे। इनकी आईडी पर तुम दोनों पूरे अमेरिका में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दंदानते फिरो। बस एक बात का ख्याल रखना कि किसी बड़ी कानूनी शकनी का इर्तिकाब न करना, और मजबूरी में ऐसा हो जाए तो फिर पुलिस के पीछे न चढ़ना, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो बड़ा मतवक्फ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला,
बफर्ज है मुहाल, अगर तुम कानून की मजबूत गिरफ्त में आ जाओ तो फिर वो तुम्हारे अंदर से वजदान को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद तुम्हें अपनी समझबूझ से मामलात को समझना होगा। ये अंडो पाक की पुलिस नहीं जो तुम्हारे जेब नरम और अपनी मुट्ठी गर्म करके तुम्हें छोड़ देगी। खास तौर पर NYPD को हर किस्म की जदूद सहूलत मुहैया है। वो लोग अगर किसी पर मजबूत हाथ डाल दें तो फिर चंद लम्हों में इसका कुच्छा ठट्टा खोल कर रख देते हैं। तुम दोनों NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के क्लब मैनहट्टन के उतरने जा रहे हो। इस दिल में अमन अमान से बसे रहना, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा एक ताकतवर दुश्मन रबी मोशे हैमन भी है जिसके कब्जे में तुम्हारी रूह है। तुम्हें अपनी रूह को इस शैतान के चुंगल से निकालना है और ज़हन में रखना कि रबी मोशे हैमन NYPD से कहीं ज्यादा इख्तियारात का मालिक है। इसके एक इशारे पर अमेरिकी सदर भी हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर सनसनाते हुए लहजे में बोला, तुम्हारी हिस्ट्री से मैं जिस हद तक वाकिफ हूँ, इसके मुताबिक रबी मोशे हैमन जैसा ताकतवर शख्स आज तक तुम्हारे मुकाबिल नहीं आया। अब पता चलेगा तुम्हारी सलाहियतों का एक एक कदम भून कर रखने की जरूरत है। सांगफू ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैं गहरी सोच में डूब गया। वाकई इस मर्तबा मुकाबला एक बहुत ही बाकमाल और बाइख्तियार शख्स से था। मैंने मौत मकैलने वाले रब्बी के ठिकाने से फरार होकर इसे जोचर को लगाया था। अब तक खून की इस लकीर को चाट रहा होगा। जख्मी मद्दे मुकाबिल और ज्यादा खतरनाक हो जाता, खुसूसन इस सूरत में कि वो जख्म आपने इसे दिए हों। मैंने इस जख्म के अलावा इसे एक धोखा भी दिया था जब ओल्ड क्रिल इलास्का के एक स्टेशन पेट्रोल पंप से रॉजर की हैसियत से इसे फोन किया था। फोन पर होने वाली गुफ्तगू इसका सुकून बर्बाद करने के लिए काफी थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता था रब्बी अब तक मेरे फरेब में मुब्तला था या मेरी चालाकी इसकी समझ में उतर गई थी। वैसे रब्बी की अलमियत और अमलियत के पेश नजर इम्कान इस बात का था वो मेरी चाल से वाकिफ हो गया था, वरना वो माउंट मैककिनले वाले इंतहाई महफूज ठिकाना छोड़कर मैनहट्टन का रुख ना करता। सांगफू ने मेरी सलाहियतों का हवाला दिया तो मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ। फिर इसी ख्याल के तहत मैंने इससे कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं लम्हे भर साहिल की खैर मालूम करके आता हूँ। वो खैरियत से है और इस वक्त इस पर गहरी नींद का तसल्लुत है, वो ठहरी हुई आवाज में बोला। मैंने चंद लम्हे पहले इधर झांका था। मैं चौंक उठा। आपका मतलब है मुझसे गुफ्तगू करने के दौरान में? इसने मेरी हैरत का नोटिस नहीं लिया और बात तस्दूर संजीदा लहजे में बोला, तुम भी ट्राई कर लो। मैंने आंखें बंद की, अपने तस्वुर को साहिल के सरापा पर मुर्तकिज किया। मेरे पिनियल ग्लैंड ने काम कर दिखाया और मैं इसी बेडरूम में पहुंच गया जहां मैंने साहिल को बेसिद परे देखा था। सांगफू का कहना बिल्कुल दुरुस्त था, साहिल गहरी नींद में थी। मैंने आंखें खोली और सांगफू के सामने हाजिर हो गया। इसके लबों पर शबनी तबस्सुम उभरा, फिर मेरे चेहरे पर निगाह चमकाते हुए बोला। इसका अंदाज किस उस्ताद का सा था। मास्टर हैंक पर इसी अंदाज में मुझे लेक्चर दिया करता था। मेरे ज़हन में शाओलिन टेंपल की वो पहाड़ी आन खड़ी हुई जिसके दामन में मास्टर हैंक पर मुझे ची की खुसूसी ट्रेनिंग दिया करता था। आज डॉक्टर मोंगा बड़ा सांगफू भी इसी इन्हमाक से मुझे कुछ बताने की, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। वो कह रहा था, वजदान, मैं तुमसे बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सेटल बुलाया है। अगरचे हमारे साथ बहुत मुख्तसर है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। यह बात तुमसे रूबरू बैठकर ही हो सकती थी। इसके लहजे की गमगीराना और संजीदगी से जाहिर होना कोई बड़ा राज मुझ पर मुंतकिल करने वाला है। इसकी कैफियत ने मुझे बताया कि वो कदर मुलव्वल भी था। मैंने कहा, मोहतरम, अगरचे हम थोड़ी देर के लिए मिले हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। मैं साहिल को हासिल करने के बाद सीधा आपके पास सेटल ही आऊंगा। वो दूर खुला में घुटते हुए मायने खेज अल्फाज में बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, हम दोबारा मिलेंगे, मगर दूसरे जन्म में। इस जन्म में ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। दूसरा जन्म? मैंने मुतअज्जब नजर से इसे देखा। मोहतरम सांगफू, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने वही कहा है जो तुमने सुना है, वो दो टोक अंदाज में बोला। मैं बुद्ध अज़म के बारे में वसी मालूमात रखता था। मुझे ये बात मालूम थी कि बुद्ध मत के मानने वाले आखिरत पर यकीन नहीं रखते, बल्कि हिंदू मत की तरह वो तीसरे दूसरे जन्म पर यकीन रखते हैं। बुद्ध अज़म के मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता है, इन अमाल की बिना पर इसे दूसरा जन्म मिलता है। एक नेक और सालिह इंसान को दूसरे जन्म में आला और अरफा खसाल के साथ पैदा किया जाता है और बुरे अमाल का हामिल शख्स सजा के तौर पर बड़ी उबरनाक सूरत में दूसरा जन्म लेता है। बहरहाल इस अकीदे से कतई नजर सांगफू ने इस वक्त जो बात की थी, इसने मेरे अंदर खलबली सी मचा दी और मैंने पूछे बिना न रह सका, मोहतरम, आप किसके दूसरे जन्म की बात कर रहे हैं, अपने या? मैं अपने दूसरे जन्म का जिक्र कर रहा हूँ। वह मेरी बात पूरी करने से होते हुए बोला, तुम्हारी तो अभी उठती जवानी है, जब मैं जिंदगी का सफर पूरा कर चुका हूँ, पता नहीं कब ये चिराग बुझ जाए। वो इंतहाई संजीदगी से मुस्तकबिल का अहवाल बयान कर रहा था। मैंने दिलजोई के अंदाज में कहा, आपको कुछ नहीं होगा मेरे मोहतरम, हम अनकरीब सेटल में दोबारा मुलाकात करेंगे। मैं कब कह रहा हूँ मुझे कुछ हो जाएगा? वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, बस मैं तो एक लिबास से निकलकर दूसरे लिबास में चला जाऊंगा। हम वाकई दोबारा मिलेंगे, लेकिन सेटल में नहीं बल्कि तिब्बत में। तिब्बत में? मेरे जहन को एक झटका लगा।
हाँ, इसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। हमारी दूसरी मुलाकात तिब्बत में होगी। मैं तुम्हें 4 साल के एक खूबसूरत बच्चे के अंदर मिलूंगा। इस बच्चे का नाम भी सांगफू होगा। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे देखते ही पहचान लोगे। एक मुसलमान होने के नाते सांगफू का फलसफा और बयान मेरे लिए फजूलियात से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। इसका अकीदा और मजहबी तालीमात इससे मुख्तलिफ हैं। बहरहाल इसने सांगफू से किसी किस्म की जुरा बहस मुनासिब ना समझी और खामोश बैठा रहा। चंद लम्हात के सुकूत के बाद इसने कहा, मुझे यकीन है तुमसे ज्यादा संजीदगी और शद्दोमत से साहिल को कोई तलाशी नहीं कर सकता। साहिल का हसूल अगरचे आसान नहीं, लेकिन तुम्हारे अज़म और मुस्तकिल मिजाजी से कुछ बाइद भी नहीं। वो जरा ऊपर को खामोश हुआ, फिर गुफ्तगू के तसलसल को जारी रखते हुए बोला, जब तुम साहिल को हासिल कर लो तो इसकी कदर करना। मैंने तुम्हारी खातिर बहुत सौबतें उठाई हैं। मैं साहिल का एक बुजुर्ग होने के नाते इसे तुम्हारी सपुर्दगी में देता हूँ। वो एक मरतबा फिर बड़े मायने खीस अंदाज में चुप हो गया। इसकी ये खामोशी असरार मोर का मौका थी। मुझे इन लम्हात में यूं महसूस हुआ जैसे कोई सरतर बिस्तर मर्ग पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो। अपनी दानिश में एक लायक और काबिल भरोसा जवान के हाथ में अपने लखते जिगर का हाथ थमाकर बेटी का मुस्तकबिल महफूज करने की साई कर रहा हो। लेकिन ये सुपुर्दगी, ये हवालगी और ये अता कितनी मुहज़्ज़िका खेज और अजीबो गरीब थी। सांगफू एक ऐसी शय मुझे दे रहा था जिसके पास थी ही नहीं। ये गिव एंड टेक की एक नाकाबिल यकीन मिसाल थी। बहरहाल इसने मुझे लिए एतमान का पहलू मौजूद था। साल के करता धरता मुझ पर एतमाद करते हुए इसे रज़ाकाराना दोस्त पर बरार हो रहे थे। सांगफू अता के जवाब में मैंने सिर्फ इतना कहा, मोहतरम, मैं इस मेहरबानी के लिए जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। इसने दीवार ग्रिल क्लॉक पर एक नजर डाली और बोला, वक्त बहुत कम है। इस अहम बातचीत के अलावा भी बहुत सारे काम बाकी हैं, लिहाजा मैं पहले तुम्हारी दांत को निपटा दूं। पता नहीं वो मेरे बारे में मजीद क्या कहना चाहता था, इसलिए मैं कुछ बोलने बजाय सुन ही रहा था। इसने कहा, वजदान, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और इस गुफ्तगू को अपनी जात तक ही महदूद रखना। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इसने इजाफा करते हुए कहा, मास्टर हैंग पाई की निगरानी में तुमने ची की बेदारी का आगाज किया था। तुम्हारी थर्ड आई पैनल ग्लैंड खातिर ख्वाह मुहतरिक हो चुका है, लेकिन अभी इसे मजीद मुस्तैद और कारआमद बनाया जा सकता है। जब भी और जितनी भी फुर्सत मिले तुम इस गदूद को मरकज़ी तसव्वुर बनाकर मश्क करते रहो। ये तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हें और आगे जाना है। वो सांस लेने को रुका, फिर बात को रखते हुए बोला, इंसानी जिस्म में मौजूद ये गदूद ग्लैंडर्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। पैनल ग्लैंड की मदद से आप अपनी सोच और ख्वाहिश को तसव्वुर के जरिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ये कोई आपकी बातनी आंख है, अगर ये पूरी तरह खुल जाए तो फिर कोई पर्दा नहीं रहता। ये गदूद दिमाग के सामने वाले हिस्से पर वाक़या है, दोनों आंखों के बीच पेशानी के ऐन वस्त में। इसने एक उंगली से अपने पेशानी को छुआ। ये वो मुकाम था जिसके पीछे पैनल ग्लैंड मौजूद होता है। हिंदू औरतें और पंडित ऐन इस मुकाम पर सुर्ख बंदियां लगाते हैं। इंसानी आंख को नजर आने वाले रंगों की सुर्ख रंग की तौल मौज वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। माथे पर चमकने वाली सुर्ख बिंदिया या गौर फिक्र करने वालों के लिए कटी दूर खुलती है। बादनी आंख की तरह एक बादने कान भी होता है। सांगफू कह रहा था, मैं इंसानी दिमाग के उगबे हिस्से में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ये गदूद इंसान के लिए बातिन कान की सी हैसियत रखता है। अगर ये कंट्रोल में आ जाए तो आप तस्वुर की निगाह से देखे गए मंजर का साउंड सिस्टम ऑन कर सकते हैं। वहाँ पैदा होने वाले हर आवाज को सुन सकते हैं और अपनी आवाज को वहाँ पहुँचा भी सकते हैं। अगर जब पिट्यूटरी और पैनल दोनों ग्लैंड्स आपके फर्माबरदार बन जाएं और ये दोनों आपस में भी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें तो इनकी कारकर्दगी से वकूफ पाने वाली सलाहियत टेलीपैथी कहलाती है। मगर ये तुम्हारा शोबा नहीं। फिर मुझे इस बारे में तफसील से क्यों बता रहे हैं? मेरे लबों से बेसाख्ता ये सवाल फिसल गया। वो मुदब्बराना अंदाज में बोला, इसलिए अगर तुम्हें कहीं से पिट्यूटरी ग्लैंड की अहमियत के बारे में पता चले तो तुम इसकी मशक़ें करने ना बैठ जाओ। ऐसी कोई भी कोशिश वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ नहीं होगा। मास्टर हैंगपाई ने तुम्हारी नापतोल के बाद ही ची के मैदान में डाला था। हर इंसान की केमिस्ट्री दूसरे से मुख्तलिफ है और हर सलाहियत हर इंसान के लिए नहीं होती। तुम ची और पिन आई ग्लैंड तक महदूद हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है, क्योंकि तुम्हें दुनियादारी के तख्लीक किया गया है। अजीम पहाड़ों की घमाएं और तंगो तारीख गार तुम्हारा मस्कन नहीं। तुम कोई राहिब, कोई भक्सू, कोई तारिक अल दुनिया किस्म के शख्स नहीं। ठेठ रोहियत के मामला तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें इंसानों के बीच इंसानों की तरह रहना है और इंसानों की मदद करना है। मजलूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जालिम का हाथ तोड़ना है। तुम और का हक व बातिल के लिए मखसूस हो। इस जंग में मार्शल आर्ट्स, योगा और ची तुम्हारे हथियार हैं। इंतहाई ज़रूरत के तहत तुम थर्ड आई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक लम्हे को मुतवक्क़िफ़ रहने के बाद मुझे मुखातिब करते हुए कहा, वजदान, मैंने तुम्हारी हदूद कबूत के बारे में तफसील से बता दिया है। ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा कर दिया। अब तुम अपना फ़र्ज़ पूरा करोगे। कभी भूले से भी इन हदूद कबूत को फैलाने की कोशिश नहीं करोगे। मोहतरम, मैंने आपकी हिदायत को अपने जहन में नक्श कर लिया है। मैंने ताज़ीम से भरपूर लहजे में कहा, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा।
इसी में तुम्हारी भलाई और बेहतरी पोशीदा है। वो गमगीन आवाज में बोला, हदूद तोड़कर तुम इस सरसरा खसारे में रहोगे। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो तुम खुद आजमाइश में डाल सकते हो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैंने फरमाबरदारी से कहा। वो चंद लम्हे खामोश रहकर किसी गहरी सोच में डूबा रहा, फिर दोबारा गोया हुआ। अब कुछ तज़किरा तुम्हारे हम शक्ल का हो जाए जिसने इधर पाकिस्तान में खासी गड़बड़ मचा रखी थी। आप इस बहरूपी कमबख्त नकली वजदान की बात कर रहे हैं। इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल उठा। मेरा यह सवाल बेसाख्ता और अंदरूनी इज़्तिराब का मुस्तर था। इसने सर को इस्बाती जुम्बिश दी और कहा, हाँ, मैं इसी फितना परवर का जिक्र कर रहा हूँ। सांगफू ने गड़बड़ मचा रखी थी। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं चौंके बिगड़ ना रह सका। इन अल्फाज से यह मफहूम पर आमद होता था कि अब नकली वजदान पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। मैंने इस सिलसिले में सांगफू से इस्तफसार किया तो इसने बताया, मैं यकीन से नहीं कह सकता वो इस वक्त कहाँ होगा, क्योंकि 1000 कोशिश के बाद भी इस तक रसाई नहीं हासिल हो सकी। अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ, इसे पाकिस्तान से निकाल लिया गया है। मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा, इसे पाकिस्तान से किसने निकाला है? रबी मोशे हैमन ने, वो ठोस लहजे में बोला। क्या? मैं सन्नाटे में आ गया। सांगफू ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेकाफ किया। एपिसोड 14 का इख्तिताम यहीं पर होता है। एपिसोड 15 देखने के लिए आगे समाअत फरमाएं।